नमस्कार। आजकल पूरे देश में कृषि विधेयकों को लेकर चर्चा हो रही है। जो फार्म बिल आए हैं उनको लेकर जहां एक तरफ देश के कई हिस्सों में पर्टिकुलरली पंजाब और हरियाणा में कृषि से जुड़े इन विधेयकों का विरोध हो रहा है, किसान इनका विरोध कर रहे हैं, वहीं विपक्ष भी सरकार पर निशाना साध रही है। लेकिन सरकार बार बार इन बिलों को किसानों का हितैषी बता रही है, हित करने वाला बता रही है। तो आइए आज हम विश्लेषण करते हैं कि आखिर ये 3 बिल कौन से हैं और इनको लेकर किसानों को क्या संशय हैं। ना सिर्फ किसानों को, जो व्यापारी, ट्रेडर्स, कमीशन एजेंट्स हैं, उनको क्या संशय हैं। तो जो इनमें सबसे पहला जो बिल आता है वो है कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक 2020। वर्तमान में किसानों को अपनी फसल को बेचने में कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और किसानों के लिए जो एक एपीएमसी है, कृषि उत्पाद विपणन समिति है, उस वाले बाजार के क्षेत्र से बाहर यदि कृषि उपज बेचता है तो उसके पर कई तरह के प्रतिबंध थे। तो इस प्रकार से इस विधेयक के जरिए यह प्रोविजंस किए गए हैं कि एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने का एक प्रोविजन है इस बिल के तहत, जहां किसानों और व्यापारियों को मंडी से बाहर फसल बेचने की आज़ादी होगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि इस विधेयक के माध्यम से किसान और व्यापारियों को कृषि उपज की खरीद और बिक्री के लिए अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे। इसके साथ साथ यह विधेयक यह भी प्रावधान करता है कि राज्य के अंदर और 2 राज्यों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने की बात भी इस विधेयक में कही गई है। इसके साथ ही साथ मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च करने की भी बात कही गई है। इस विधेयक के माध्यम से जहां ज़्यादा उपज वाले क्षेत्र हैं वहां किसानों को अपनी उपज का एक बेहतर मूल्य मिलेगा, ऐसा प्रोविजन किया गया है। और साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि जहां कम फसल होती है, कम उपज होती है, वहां के उपभोक्ताओं को कम कीमत पर अनाज उपलब्ध करवाने की भी इसमें प्रोविजन किया गया है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस तरह के प्रोविजंस इस विधेयक में किए गए हैं। और साथ ही साथ इसमें यह भी प्रोविजन किया गया है कि जो कृषि क्षेत्र में उसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग का भी प्रस्ताव किया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग होंगी। हालांकि पहले से ही ई-नैम के जरिए हो रही है, अब उसका क्या होगा पता नहीं। कुल मिलाकर इस विधेयक के जरिए जो सरकार कहना चाहती है वो ये कहना चाह रही है कि इस विधेयक के जरिए भारत में एक देश एक कृषि बाजार का निर्माण हो पाएगा। तो ऐसा सरकार का मानना है, इस प्रोविजन के तहत ये कहा जा रहा है। लेकिन इसमें कुल मिलाकर जो किसानों और व्यापारियों को जो आशंकाएं हैं वो क्या हैं, उनको भी एक बार जान लेते हैं। सबसे बड़ी आशंका जो किसानों को है वो ये है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की जो प्रणाली है, जो सिस्टम है, वो समाप्त हो जाएगा और किसानों को जो न्यूनतम मूल्य अपनी फसल का मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। इसके साथ ही साथ जो कृषि उत्पाद बाजार समिति यानी कि मंडियां हैं, यदि वो मंडियों के बाहर अपने फसल को बेचेंगे तो धीरे धीरे करके वो मंडियां समाप्त हो जाएंगी और इससे भी किसानों को नुकसान होगा। ट्रेडर्स कह रहे हैं, ट्रेडर्स को भी नुकसान होगा, क्योंकि ट्रेडर्स के पास यदि फसल नहीं आएगी तो उनका कमीशन है वो कमीशन नहीं मिलेगा उनको। इसी प्रकार से ई-नाम, जैसे हमने बात की थी, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग की जो बात थी, वो सरकारी ई ट्रेडिंग पोर्टल के जरिए होता है। तो उसका क्या होगा इस विधेयक के आने के बाद? तो ये इस तरह की कुछ आशंकाएं हैं जो किसानों और ट्रेडर्स के मन में है। किसको लेकर? इस पहले बिल को लेकर। अब हम दूसरे बिल की बात करते हैं। दूसरा बिल है वो है कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक। तो इस विधेयक के जरिए क्या प्रावधान किए गए हैं? इसमें कोशिश यह की गई है कि भारतीय किसानों को जो छोटी जोत, मौसम पर निर्भरता होती है या उत्पादन और बाजार की अनिश्चितताओं के कारण उनको कई प्रकार की जो समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इन कमजोरियों के कारण जो आर्थिक दृष्टि से कृषि में बहुत अधिक जोखिम होता है, उन जोखिमों को दूर करने की कोशिश इस प्रोविजन के जरिए की गई है। तो इसके जो मुख्य प्रावधान हैं वो इस प्रकार से हैं कि इसमें एक तो इस विधेयक के जरिए किसानों को बगैर किसी शोषण और भय के जो प्रोसेसर्स हैं, थोक विक्रेता हैं, बड़े खुदरा कारोबारी हैं और निर्यातक आदि से जुड़ने का एक
जुड़ने की उनके साथ एक कोशिश की जाएगी, जुड़ने में उनको किसानों को सक्षम बनाया जाएगा एक तरीके से हम कहें तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए कॉन्ट्रैक्ट किए जाएंगे। एग्रीकल्चर कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से बुआई से पहले किसानों को उपज के दाम निर्धारित किए जाएंगे, किसानों की उपज का जो दाम है, और बुआई के से पहले ही किसान को मूल्य का आश्वासन, दाम बढ़ने पर न्यूनतम मूल्य के साथ अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा। इस तरह का प्रोविजन इसमें किया गया है। इस बिल के माध्यम से ही किसान प्रत्यक्ष रूप से जो मार्केट से हैं उससे जुड़ सकेंगे, और उसमें जो मध्यस्थों, जो एजेंट्स की, जो दलालों की, जो बिचौलियों की भूमिका है वो समाप्त हो जाएगी। ऐसा इस बिल में प्रोविजन किया गया है, और फसल का बेहतर मूल्य मिल पाएगा। यह सारा किस प्रकार हो पाएगा यह तो सरकार ही स्पष्ट कर सकती है, लेकिन इस तरह का प्रोविजन इस बिल में किया गया है। इसके साथ ही साथ इस विधेयक में कृषि उपज को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने के लिए सप्लाई चेन का निर्माण करना, इसके साथ ही साथ जो कृषि अधोसंरचना है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके विकास के लिए जो निजी क्षेत्र है उसमें निवेश को बढ़ावा देने की भी बात की गई है। इसके अलावा इस बिल के माध्यम से किसानों को आधुनिक तकनीक और बेहतर इनपुट उपलब्ध करवाए जाना भी सुनिश्चित किया जाएगा। इसके साथ साथ कृषि क्षेत्र में शोध और नई तकनीक को बढ़ावा देने की बात की गई है। लेकिन यदि यहाँ हम फिर से जो आशंकाएं हैं उनकी यदि बात करें तो यहाँ फिर से आशंकाएं हैं। आशंकाएं किस तरीके की हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जो समझौते होंगे वो किसानों के पक्ष में किस प्रकार से होंगे, वो कमज़ोर होंगे, और वो अपनी कीमत को, अपने जो फसल है उस कीमत को निर्धारित नहीं कर पाएंगे। यदि किसान इस तरह का होता कि वो अपनी फसल का कीमत तय कर पाता, इस तरह के समझौते कर पाता, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में घुस सकता, तो क्या वो कृषि करता? सोचने वाली बात यह है। तो यह आशंका है इस बिल को लेकर। दूसरी जो आशंका है वो ये है कि छोटे किसान कैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर पाएंगे, क्योंकि स्पॉन्सर्स हैं या बड़ी जो कंपनियां हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी फार्मर से, वो छोटे किसानों से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ही नहीं, बड़े फार्मर्स जो होंगे उनसे बातचीत करेगी। तो इस सारे सिस्टम में किसान एक तरीके से परेशान होगा, और जब भी कोई विवाद की कोई डिस्प्यूट होगा तो उस डिस्प्यूट की स्थिति में इस बात में कोई डाउट नहीं कि जो बड़ी फर्म जो होंगी, जो कॉरपोरेट्स होंगे, उनको फायदा होगा। तो इसको मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये कुछ आशंकाएं हैं किसानों की इस दूसरे बिल को लेकर भी। अब तीसरे बिल की बात करते हैं, जिसको हम आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 के नाम से जानते हैं। इसमें जो मुख्य प्रोविजंस हैं वो इस प्रकार से किए गए हैं कि जो अनाज, दलहन, तिलहन, प्याज या आलू आदि है, जो अत्यंत कमोडिटीज की जो लिस्ट है उससे हटाने का मतलब यह होता है कि विशेष परिस्थितियों को छोड़कर इन प्रोडक्ट्स को स्टोर करने की जो सीमा है वो तय नहीं की जाएगी। और इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा, और इसमें यह भी बात की गई है कि एक कीमतों में स्थिरता आएगी, एक स्वस्थ हेल्दी कंपटीशन भी शुरू होगा। इसके साथ साथ देश में कृषि उत्पादों के भंडारण और जो प्रसंस्करण है उसकी भी क्षमता में बढ़ोतरी होगी। इसके साथ साथ भंडारण क्षमता में वृद्धि से किसान अपनी उपज सुनिश्चित रख सकेगा और उचित समय आने पर बेच सकेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अपनी जो फसल है किसान उसका भंडारण कर सकेगा। लेकिन इसमें सोचने वाली बात है कि ऐसे कितने किसान हैं जो अपने वस्तु का भंडारण कर सकेंगे और अपनी वस्तु को समय पर न बेचकर जब उनको जरूरत है उसको वो स्टोर करके रख सकेंगे। तो इसमें आशंकाएं जो हैं किसानों की वो यही हैं कि जो बड़ी कंपनियां हैं वो अनावश्यक रूप से भंडारण करेंगी और उनका हस्तक्षेप इस क्षेत्र में बढ़ेगा और इससे कालाबाजारी भी बढ़ेगी। जबकि जो किसान है वो इतना सक्षम नहीं होता है कि वो अपने फसल को लंबे समय तक स्टोर कर सके, उसका भंडारण कर सके। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि ये जो 3 बिल हैं इनका विरोध हो रहा है। और विरोध होने का मुख्य कारण क्या है इसके बारे में भी हमने बात की है, क्योंकि किसानों की कुछ आशंकाएं हैं, किसान कुछ इसको लेकर अपने मन में शंकाएं लिए हुए हैं, जिसका सरकार कोशिश कर रही है, बार बार कह रही है
उन शंकाओं को दूर करने की। लेकिन हम मुख्य रूप से कहें तो इसका विरोध क्यों हो रहा है, जो सीधे तौर पर यदि कहा जाए तो सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि जो किसानों का आरोप है वो ये है कि ये जो नए कानून हैं, नए विधेयक हैं, नए जो बिल हैं, इनके लागू होते ही कृषि क्षेत्र भी पूंजीपतियों या कॉरपोरेट घरानों के हाथों में चला जाएगा और किसान को एमएसपी भी नहीं मिल पाएगी। कम से कम उसको एमएसपी कुछ हद तक मिल पाती थी, तो ये कानून लागू होने के बाद उसको यह एमएसपी भी नहीं मिल पाएगी। सबसे बड़ा आरोप किसानों का यह है और इसका नुकसान सीधे तौर पर किसानों के साथ साथ जो एजेंट हैं, कमीशन एजेंट्स हैं और आड़तीय हैं, उनको भी होगा। इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। यदि हम पंजाब का एग्जाम्पल लें तो ये हम जानते हैं कि पंजाब में होने वाले गेहूं और चावल का सबसे बड़ा हिस्सा एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, खरीदता है। साल 2019-20 के दौरान रबी के जो मार्केटिंग सीजन में केंद्र द्वारा जो गेहूं खरीदा गया 341 लाख मीट्रिक टन, उसमें से 130 लाख मीट्रिक टन गेहूं की आपूर्ति अकेले पंजाब ने की थी। तो एफसीआई अब राज्य की मंडियों से खरीद नहीं कर पाएगा, जिससे एजेंट और आड़तियों को करीब 2.5% का जो कमीशन उनको मिलता था उसका नुकसान होगा। साथ ही राज्य भी अपना 6% कमीशन खो देगा जो वो एजेंसी की खरीद पर लगाता आया है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि यदि किसान को बाजार में अच्छा दाम मिल सकता होता तो वो बाहर क्यों जाते। इसका सबसे बड़ा नुकसान आने वाले समय में यह होगा कि धीरे धीरे मंडियां समाप्त होने लगेंगी और ऐसा माना जा रहा है कि अध्यादेश जो किसानों को अपनी फसल खुले बाजार में बेचने की अनुमति देता है वो किसानों के लिए एक झटका ही है, ना कि कोई फायदे वाली बात है, क्योंकि वो पहले भी इस तरीके से बेच सकता था लेकिन उसको कोई फायदा होने वाला नहीं था। साथ ही मुख्य तौर पर शहरी कमीशन एजेंट्स और मंडी मजदूरों के साथ साथ भूमिहीन खेती मजदूरों के लिए भी यह एक बड़ा नुकसान साबित होने वाला है।